नमस्कार दोस्तों, ऊस ग्लोबल स्पेशल में आज हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर विक्रम सिंह, चेयरमैन कैप्सी। वेलकम टू द शो सर। Thank you very much. Thank you very much. सो टू टेल अस योर जर्नी सो फार। अभी तक आपका सफ़र क्या रहा, कैसा रहा, वो हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सफ़र तो जैसे हर इंसान का बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, शुरू से जन्म से लेके आखिर तक जी। और हर इंसान के अंदर वो स्ट्रगल्स आती हैं, एम्बिशंस बनती हैं, उसको प्राप्त करने का उसका ढंग, परमात्मा की कृपा, लोगों का साथ। ये बड़ा लंबा सफ़र हर व्यक्ति का था, वैसा ही मेरा रहा है जी। और मैं फ़ौज में गया था, लेकिन मेरे एक्सीडेंट की वजह से मुझे फ़ौज से बाहर आना पड़ा जी। और उसके बाद फिर आके जो जितना मैंने ज्ञान फ़ौज में लिया था, तो उसका अगर मैंने कहीं ना कुछ उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना था तो सिर्फ एक ही लाइन मेरे पास बचती थी, दैट इज़ द प्रोफेशन ऑफ सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन। दो चीज़ें थी। मैं फ़ौज में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में था, इंटेलिजेंस में भी रहा हूँ, तो उसी को देख के मैंने आज से कुछ 40 साल पहले ये अपनी जो यात्रा थी, जो जर्नी थी, वो लाइफ की शुरू की थी। उन दिनों में कोई देश में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होते नहीं थे जहाँ पे जी। तो वी वर द फनी पीपल इनटू दिस काइंड ऑफ मंकी बिजनेस। जी। तो वो उसका शुरुआत हुआ, तो वो फिर धीरे धीरे लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगे, इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो गई। पहले तो व्यक्तियों के लिए थी, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, मैट्रिमोनियल हो गया, जब पर्सनल डिस्प्यूट हो गए उनके बारे में जानकारी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, सक्सेशन डिस्प्यूट्स, वो ऐसे चैलेंजेस लोग फेस करते थे, तो उनके पास कोई साधन नहीं होता था जी। कि वो कहाँ से पता लगाएं कि ये सारी चीज़ें कौन सा सच है। फिर उसको ध्यान में रखते हुए हमने लोगों को बताना शुरू किया। उन दिनों में सोशल मीडिया होता नहीं था, पेपर से एडवर्टीजमेंट जाती थी, पेपर बड़े एक्सपेंस होते थे, तो मैंने ये अपना काम फिर जाके जितनी ये बार एसोसिएशन होती थी, आई स्टार्टेड गोइंग टॉकिंग टू द बार एसोसिएशन बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल कम फॉर लिटिगेशन पर्पसेस एंड टेल योर एडवोकेट कि जी हमारा ये हमसे धोखा हो गया, या ये गलत बात हो रहा है, जो आपका विटनेस है वो तो झूठा है। तो एडवोकेट के पास भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जी, एक्सेप्ट देयर नॉलेज एंड देयर oratory, you know, that was the main thing, so they can impress upon certain things to the justice. तो वो अपनी oratory से उसको वो बनाते थे, जब कंफ्यूज करते थे तो सच का पता लगाते थे। लेकिन जब मैंने जाके उनको बताना शुरू किया भी ये चीज़ जो है, ये मटेरियल फैक्ट इकट्ठा करना, ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, हम पता लगाएंगे कि इसमें सच क्या है, जो विटनेस उन्होंने पेश किया है वो कितना झूठा है, उसके बैकग्राउंड क्या है, जो चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं उसको हम कैसे ढूंढ के आपको ला के दे सकते हैं, सो यू कैन वेरी इजली कन्विंस द जजेस जी। तो वो वकीलों को बड़ा वो चीज़ पसंद आई। इट मेड देयर जॉब वेरी इजियर व्हेन यू हैव ए डॉक्यूमेंट विद यू, सी मी लॉर्ड दिस इज द वन फैक्ट वी हैव। तो उससे लोगों को फ़ायदा होने लगा, तो मैं देश भर में घूमा जी। और उनको जाके बताना, तो उससे काफ़ी प्रसिद्धि भी का केस भी मिलने लगे और वो जर्नी हमारी जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण रही, बड़ी इंटरेस्टिंग रही। इतने केस मैंने किए हैं कि अब उसके ऊपर भी किताब लिख रहा हूँ जी। और उसके ऊपर सिर्फ मेरी किताब नहीं कि दुनिया में बहुत से जो विदेशी कंपनियाँ थी वो भारत में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। वो ऐसा दौर था, लेकिन उनके पास हमारा देश में कोई डाटाबेस नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, उनको पता नहीं लगता था जिस व्यक्ति से वो हैंडशेक करने जा रहे हैं, वेदर इज गॉट ए क्रिमिनल बैकग्राउंड, व्हाट इज इज लीगल स्टेटस, व्हाट इज इज टेट्स एंड हैबिट्स। तो वो लोग फिर जाके मुझसे बात करने लगे, तो मैं फिर उनके जरिए जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो हैं, एक थी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स, एक थी हमारी काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स जी। तो उनसे मेरा मेल मिलाप हुआ और चलते चलते समय ऐसा है कि मैं जो सेंट्रल जो आपकी काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स, उसमें मैं डायरेक्टर इलेक्ट हो गया। ये भारत के लिए बड़ी बात थी कि मैं लंदन में विंडरमेयर में जाके मैं वहाँ पे इलेक्ट हुआ, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया। सो दैट वाज अ जर्नी विच लॉन्च्ड मी इंटरनेशनली जी। और फिर बड़े केस मेरे पास इंटरेस्टिंग केसेस आने लगे और इतने इंटरेस्टिंग कि मैं कभी बताऊंगा आपको अलग से, लेकिन उससे नाम बड़ा होने लगा और इसके लिए हमारी मेहनत थी
फिर आ गई WAD, वर्ल्ड एसोसिएशन डिटेक्टर, जिन 1925 में अमेरिका में बनी थी जी। और इसमें दुनिया भर के जो धुरंधर इंटेलिजेंस के अफसर है, जो अपने अपने देश के हेड रहे हैं जी, उनका संगठन है। उसमें कोई 1,000 के करीब जो लोग काम कर रहे हैं। तो उनके साथ जब हुआ तो वहाँ से भी मुझे केसेस आने लगे। तो मैंने केसेस उनके लिए देश में, इंडिया में भी नहीं, उनके केसेस तो मैं विदेशों में भी करने लगा जाके। वेरी नाइस। क्योंकि विदेशों में जो भारतीय लोग हर कंपनी में काम कर रहे हैं जी, और चाहे पेट्रोलियम हो, एविएशन हो, कमर्स हो, बैंक्स हो, तो मैंने उन भारतीयों को पिकअप करना, उनको अपना सोर्स बनाना और वहीं से सूचना इकट्ठी करनी, जो किसी यूरोपियन के बस की बात नहीं थी। जी, बिल्कुल। सो सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंपनी, वेदर वहाँ फ्रॉड हो रहा है या गलत काम हो रहा है या व्यक्ति कैसे हैं। तो फिर जितने भी ये आप अरब कंट्रीज़ हो या आपका सिंगापुर, इधर अमेरिका में, कई बार तो मुझे अमेरिकन कंपनी ने अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काम दिए, जो आप ही कर सकते हो भाई, कोई जो लोग आपके हैं जहाँ पे यू हैव योर सोर्सेज। एंड ये मेरे में एक कला थी सोर्स बिल्ड करने की। जी। तो वो होने लगे तो उससे बहुत ही अच्छे केस बने, नाम बनने लगा और हमारी एफिशिएंसी का पता लगने लगा। तो उसकी वजह से फिर WAD जो हमारी थी उसमें मैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया। अरे भाई, इलेक्ट होना पड़ता वहाँ पे, इलेक्शंस है। जी जी जी। और फिर उसके बाद उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 5 साल रहा। फिर उन्होंने चुनाव हुआ मेरा, मैं 3rd वाइस प्रेसिडेंट बन गया। फिर अगला चुनाव लड़ा, 2nd वाइस प्रेसिडेंट बन गया। फिर अगला चुनाव लड़ा, 1st वाइस प्रेसिडेंट बन गया। फिर प्रेसिडेंट बन गया। फिर मैं चेयरमैन बना। यू बीन ग्रोइंग। आई एम ग्रोइंग दैट्स बिकॉज ऑफ द वे आई हैंडल केसेस। जी। द सक्सेस लेवल वॉज ऑलवेज 100%। वेरी नाइस। जहाँ तो आप जो केस सॉल्व करते हो, जहाँ तो सॉल्व हो गया या नहीं हुआ, जी। अगर आप 1% भी रह गए वो कहानी है। जी। तो इसलिए हर केस को 100% उसको प्रूव करना, तो उसी के बाद क्लाइंट के मुंह के स्माइल आती है। सो आई डिड दोज थिंग्स एंड ऑल दैट। सो दैट्स हेल्प मी आउट, दैट्स माय जर्नी। एंड उसके बाद जब इंडिया में था तो इंडिया में सिक्योरिटी में मैं ज़्यादा नहीं था, बट फॉर्चुनेटली व्हाट हैपन, I was very closely associated with Mr. Pilu Modi. Right. Pilu Modi was a very eminent architect and a member of parliament. And he being very family friend, उनके साथ एक आर्किटेक्ट काम किया करते थे, शरद दास जी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी का कोठी बनाई थी छतरपुर फॉर्म। उन्होंने वेरी फेमस पर्सन। He was chela of Pilu Modi. Because Pilu Modi himself and Mrs. Modi, they were the architect. ये ओबराय होटल उन्हीं का बनाया हुआ। तो तब इंडिया में 9th एशियन गेम होनी थी जी। तो 9th एशियन गेम में जो मेन आर्किटेक्ट थे वो शरद दास थे जी। जब शरद दास के पास बात आई तो वहाँ सिक्योरिटी का इशू हुआ। तब प्राइवेट सिक्योरिटी इतनी मशहूर भी नहीं थी, किसी का कॉन्फिडेंस भी नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। तो फिर शरद दास ने और बाकी पुलिस अफसरों ने, मिस्टर भिंडर होते थे उन दिनों में, तो उन सब लोगों ने जाके प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये देखो बड़ी इंटरनेशनल इवेंट हो रही है, तो इसके लिए व्यवस्था करना जो है वो वी नीड सम एक्सपर्ट। हम तो लोकल पुलिस का काम कर सकते हैं लेकिन इवेंट मैनेजमेंट हमने कभी किया नहीं है। जी। देन आई वॉज इंट्रोड्यूस टू मिसेस गांधी। वेरी नाइस। सो व्हेन मिसेस गांधी से मेरी जब बातचीत तो हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन दिनों में मैं जनता पार्टी की यूथ विंग का प्रेसिडेंट हुआ करता था। दैट वाज द ऑपोजिशन पार्टी। आई वाज इन पॉलिटिक्स आल्सो। दिस वाज इन 70s। इन 70s, 78, 79। जी। तो जब हुआ तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये तो मुझे रोज मेथी चौक के ऊपर गालियां देता है। तो ये कैसे? देन ऑल ऑफ पीपल सेड नो नो यू ट्रस्ट हिम, ही इज ए प्रोफेशनल। आई आल्सो एश्योर्ड हर, आई सेड इट इज अप टू यू। आई डोंट अपोज यू एज ए पर्सन, आई अपोज योर पॉलिसीज। जी। तो मैं कहीं आपको गाली नहीं देता हूँ, मैं आपका जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हूँ। तो आपके ऐसे कानून ऐसे हैं, आपकी व्यवस्थाएं ऐसी जिसका मैं विरोध करता हूँ। अदरवाइज यू आर ए वंडरफुल लीडर, वैसे यू आर ग्रेट लीडर। तो फिर मुझे 9th एशियन गेम का सिक्योरिटी कंसल्टेंट बना। तो जी आप जितने IP स्टेडियम देखते हो, वेलोड्रोम देखते हो, ये सारी ही मेरी देख रेख में बने। तो उन दिनों में आपके ब्रिगेडियर KP सिंह होते थे, मंत्री थे इनके,
आप अरुण सिंह थे, वो डिफेंस में थे, बूटा सिंह जी थे, ये सब लोग मुझे जानते थे जी। तो उन्होंने जब वहाँ मेरी व्यवस्था पूरी देखी, दैट आई एम डूइंग ए वंडरफुल जॉब, आई यूज्ड टू स्टैंड माई सेल्फ ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन साइट, मेक श्योर कि वहाँ कोई करप्शन ना हो जाए, कोई गलत सीमेंट ना इस्तेमाल हो जाए, सीमेंट गलत आएगा तो चोरी होएगी तभी गलत होगा जी। तो वो व्यवस्था मैंने बड़ी अच्छी की, जिससे खुश होके 9th एशियन गेम के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना सिक्योरिटी का काम क्यों नहीं शुरू करते हो, प्रोवाइड अ सिक्योरिटी फॉर द 9th एशियन गेम, security personals. Then I selected people from Rajasthan, Punjab and Himachal. That was the beginning of my a business of private security. जी. तो उस पे करते करते फिर जे आगे बढ़े हैं. सर वेरी इंस्पायरिंग आई मस्ट से. आपने अपनी किताब का जिक्र किया अभी, द प्रोटेक्टर, और हम जानना चाहेंगे, इनफैक्ट आई थिंक 2 दिन बाद उसका लॉन्च भी है, तो थोड़ा सा इंसाइट अगर आप द प्रोटेक्टर के बारे में देना चाहें और उसका क्या लाभ होगा लोगों को, हमारे ऑडियंस को या प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को, वो मैं जानना चाहूँगा. इसका सबसे जो मेन पॉइंट रहा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा लिखने का, क्योंकि 2005 में भारत सरकार ने दे एनेक्टेड प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट. This was something very new in India for us. I mean, how government is going to regulate us. And they created all kind of parameters, do's and don'ts, what kind of things you should do, what you cannot do it. तो उसमें लाइसेंसिंग शुरू हो गई. तो लाइसेंसिंग का सारा काम तो पुलिस को उस वक्त उन्होंने सौंप दिया था हर प्रदेश में, क्योंकि सेंट्रल एक्ट था और इसकी गवर्नेंस का काम स्टेट गवर्नमेंट के पास था. तो उन्होंने ही वहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाने थे, जो बाय एंड लार्ज पुलिस के लोग हुआ करते, एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर्स हुआ करते थे. तो उसके टाइम में जब ऑल ऑफ ए सडन रेगुलेशन आ जाता है तो आपके अंदर बहुत से फियर्स आ जाते हैं, ये कैसे हमें रेगुलेटेड. दैट्स आल्सो रेगुलेशन बाय द पुलिस. तो उस वक्त फिर जितने भी सिक्योरिटी के हमारे लोग उस वक्त दे वर रनिंग ए कंपनीज, मोस्ट ऑफ देम, दो वी डिसाइडेड टू फॉर्म ए जॉइंट एक्शन कमेटी. तो उस जॉइंट एक्शन कमेटी के बाद उस एक्शन का जो लेजिस्लेशन है उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम तो कोई ना कोई कमेटी होनी चाहिए. तो उस जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुआ, जो सारे देश के बड़ी बड़ी कंपनी भी चला रहे थे, उन्होंने भी मुझे ये सारा काम सौंप दिया कि आप इसके कन्वीनर बनोगे. सो आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कैप्सी, सेंट्रल एसोसिएशन प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री. और उसके अंदर देश के सारे जब लोग आए तो कि ऐसी जर्नी थी कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आने लगी. अब उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर उनकी प्रॉब्लम सरकार के पास लेके जाना, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को मिलना, होम मिनिस्टर से बातें करना, उनके डिपार्टमेंट से बातें करना. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था सब लोगों के लिए. तो हम सब लोगों ने इसमें जब संगठन बन गया, कैप्सी बन गई, तो कैप्सी कैसे बनी, इसके अंदर क्या क्या माइलस्टोन हमने किया, क्या हमारे प्रॉब्लम थे, क्या चैलेंजेस थे, फिर पूरे देश भर में सब लोगों को इकट्ठा करना, जो सारे कंपटीटर हैं. It became the movement. First thing is to bring all competitors together. जी. तो फिर वो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके प्रदेशों में जाके, उनके शहरों में जाके उनको मोटिवेट करना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट हैव योर स्टेट चैप्टर आल्सो, सो दैट यू कैन कोऑर्डिनेट एंड टॉक एंड रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट्स एंड ऑल दैट. तो वो जो जर्नी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, स्ट्रगल वाली थी, उसके अंदर बड़ी मेहनत की बात थी, क्योंकि हर कंपटीटर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं उसका कॉन्फ्लिक्ट था. उनको साथ बिठाना, वो तो कंपटीटर तो एक दूसरे को देखने को राजी नहीं थे, बिकॉज somebody was stealing somebody's business, so they always had all kind of those very serious issue and personality and ego issues. तो उनको बैठा के उन पे एमिकेबली उनमें अंदर वो सोशल फैक्टर क्रिएट करना. तो ये मेरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से हो पाया कि मैं लोगों को इकट्ठा कर पाया, उनको समझाना, फिर सरकार के पास जाने का भी होना चाहिए. तो ये सारी जर्नी जो कैप्सी की थी, वो शुरू से लेके किन किन लोगों ने साथ दिया, कौन से मंत्री थे जिन्होंने साथ दिया, उसमें शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको कन्विंस करके फिर अपने हर फंक्शन में लेके आना, वहाँ पे अपनी बातें बताना, और मिनिस्टर्स को लेके आना, सरकारी भी नॉन सरकारी भी, फिर एक्सपर्ट उनको इकट्ठा करना, फौज के बड़े बड़े जनरल्स को इन्वॉल्व किया,
क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को तो चौकीदार समझते थे। थाने में जाते थे तो जो एसएचओ तो कुर्सी ऑफर नहीं करता था, वो मानता था साला ठेकेदार आ गया, ही इज एक्सप्लॉइटर, यू नो दैट काइंड ऑफ इमेज। सो टू चेंज दैट इमेज एंड परसेप्शन, that requires lots of psychological treatment to what I did. So that journey, and we had a couple of people who outsider they help us. There was 2 Maharajas जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की। उनमें से एक महारानी भी थी जो वसुंधरा राजे थी। उन्होंने भी हमारी कैसे राजस्थान में मदद की। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कैसे उन्होंने मदद की। इसी ढंग से अलग अलग जगह के ऊपर वो जो जर्नी थी तो बहुत मुश्किल से चली। उनके अंदर हम सारे बदलाव लेके आए, उसके अंदर अमेंडमेंट्स लेके आए, फिर वेरियस कॉन्फ्रेंसेस वेरियस इश्यूज़ के ऊपर सब लेके आए। बीच में जो टैक्सिंग प्रॉब्लम पड़ी, हमें टैक्स की पड़ने लगी, हरासमेंट होती थी, वो सारा कुछ जब होने लगा तो उसके बाद अब आ गया कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो भारत सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी लॉकडाउन की। अब लॉकडाउन में क्या हुआ कि उन्होंने सब सर्विसेज बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गए, सब जगह सवाई हॉस्पिटल के सब चीज़ बंद हो गई। तो जब बंद हो गई तो मैं फिर जाके होम मिनिस्टर को मिला, जी किशन रेड्डी थे उन दिनों में, आपके होम सेक्रेटरी थे भल्ला जी थे, विवेक भारद्वाज उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी थे। इनको मैंने जाके समझाया, मैं क्या देखिए आपकी पुलिस तो लॉकडाउन को लागू करने में लग गई है, डंडे बरसा रही थी भी, घर में रहो, बाहर मत निकलो, लेकिन उन सब की प्रॉपर्टी तो अनप्रोटेक्टेड हो गई। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्टैंड लोन फैक्ट्री सी रूरल एरियाज़ में, तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? ना अंदर को स्टाफ है, विलेजेस में है, और फिर आपके जो सोशल अनरेस्ट शुरू हो गया, लोग घरों में भागने लगे, उनको पैसे की जरूरत पड़ गई। सो दैट वाज द टाइम आई सेड बी नो। देन आई मेट मिनिस्टर, ऐसे भी ऐसा करिए कि आप हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी जो इंडस्ट्री है इसको एसेंशियल सर्विसेज में डाल दीजिए। एंड दे एग्रीड। और उनको लगा कि कौन बचाएगा, अभी आपकी कॉलोनीज हैं वहाँ गार्ड ख़त्म हो जाएंगे। तो वो जब मान गए तो फिर जो होम सेक्रेटरी थे उनकी जो सेकंड लिस्ट आई उसकी एसेंशियल सर्विसेज मेरे नोटिफिकेशन आया उनका कोविड वाला, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी को एसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया। जब एसेंशियल सर्विसेज में डल गया तो हमारा पूरी इंडस्ट्री बच गई। लेकिन उस वक्त मैंने फिर हमारे जो होम मिनिस्टर थे जी किशन रेड्डी जी, उनको मनाया कि ये समय अपने लोगों को हौसला फसाई करने है, मोटिवेट करने का है, कोई बीमारी तो सबको लग सकती है। दैन जी किशन रेड्डी जी ने अपने दफ्तर में बैठ के हमारे कोई 300 जो एंटरप्रेन्योर थे, मेंबर थे कैप्सी के, उनको वहाँ पे उन्होंने संबोधन किया, कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप साथ दीजिए। तो वो सारे के सारे लोग फिर कोविड को कैसे डील करना है, सो वी क्रिएटेड SOPs फॉर दैट, बिकॉज इस इन आवर इंडस्ट्री मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं दे आर फौजीज। तो फौजी लोगों को SOP बनाने आते हैं, क्राइसिस में डील करना आता है, लीडरशिप आती है उनको। सो दिस बिकेम ए वेरी सीरियस चैलेंज फॉर अस। दैट टाइम विद इन 6 days वी क्रिएटेड SOPs हाउ टू डील कोविड in 6 days time, बिल्कुल इन सच ए शॉर्ट टाइम, एंड दैट वी स्टार्ट फॉलोइंग। तो उससे क्या हो गया कि अब सब जगह हमारे गार्ड खड़े हैं, लोग उनसे झगड़ा भी करते हैं, और लोग मरने शुरू हो गए, मरीज हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और आप जो असली जो फ्रंट लाइन वॉरियर बने हैं दे वर द सिक्योरिटी गार्ड्स। को हॉस्पिटल में पहले तो गाड़ी खड़ा होता, उनके साथ देखता, उसकी बॉडी को लेके जाना पेशेंट को, डॉक्टर्स तो बाद में आते थे। तो वी बिकेम द रियल फ्रंट लाइन वॉरियर्स। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड वी परफॉर्म्ड सो वेल. We performed well. I motivated every security personnel, all security chapters, how to deal with situation. There was a financial crisis. Right. जब फैक्ट्री बंद है तो आपको पैसे कौन देगा? बिल्कुल सही बात है। Then we approached संतोष गंगवार जी होते थे उन दिनों में, लेबर मिनिस्टर थे, he was good friend of mine. तो उनको जाके कन्विंस किया कि you assure us कि पैसे आपके मरेंगे नहीं। Then he found out a way out. He said भी इन लोगों का प्रोविडेंट फंड में पैसा पड़ा हुआ, उसके अगेंस्ट इनको मैं तनख्वाह दे दूंगा, और हम बिजनेस के लोगों को भी कहेंगे कि आप भी पैसे निकालिए, आपके पास पैसे हैं, फैक्ट्री बंद होगी, पहले तो पैसा रखा होगा ना बैंक में है, तो दे आर द ओनली वन हुज प्रोटेक्टिंग योर प्रॉपर्टी। करेक्ट। एंड दैट इज अ टाइम व्हेन द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, सिक्योरिटी मैनेजर्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स, दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी।
अब वो लोगों को भी अपनी दक्षता, अपनी एफिशिएंसी दिखाने का मौका मिला जी। नहीं तो सिक्योरिटी तो लास्ट में आती है हर सब जगह। तो दैट बिकेम ए वेरी nice bonding environment for us to work together with the corporate security professionals and private security. तो वो सारा समय जो था बड़ा संकट का समय था, एंड वो सारी चीज़ को फिर हमने लिखना शुरू किया। उसके बाद उसका आपके इस सेक्टर में इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसकी रेटिंग कैसे की जाए, वो QCI के साथ बात हुई, फिर स्टैंडर्डाइजेशन की बात हुई, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन की बात हुई। वो सब बातें जो थी, आई थॉट कि ये जो एक सेक्टर जो 2007 में शुरू हुआ, असल में 5 में तो एक्ट आ गया था, लेकिन उसकी कहानी, उसकी बातें कहीं ना कहीं लिखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो जो द लॉन्ग स्ट्रगल, द पाथ वी treaded and how we handle each and every situation, so I thought कि I must pen it down. सो जो कैप्सी की हिस्ट्री, लोगों का योगदान, सरकार का अपना योगदान, कौन से चैलेंजेस थे, कौन किस व्यक्ति ने क्या रोल किया, वो मैं सुबह 2 बजे उठता था, 2 से लेके 5 तक लिखता था जी। और वो जो सुबह का समय था, ब्रह्म काल था, तो परमात्मा ने साथ दिया कि मुझे मेमोरी भी, उसमें लोगों के नाम याद रखना, उनका रोल याद रखना। तो इसमें सारी जो आपकी प्रोटेक्टर्स है, तो मेरा आइडिया था कि मैं देश भर में लोगों को बताऊं कि अगर सुरक्षा तो भारत की आपकी फौज बाहर कर रही है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर में व्यस्त है, एंड पुलिस हैज़ बिकम टेरर सेंट्रिक, तो अब वो तो टेररिस्ट के पीछे पड़े रहते हैं। तो जो कम्युनिटी सेफ्टी, दैट केम ऑन अ बैक फुट। तो सबसे ज़्यादा तो नागरिक सुरक्षा है। अगर आपका नागरिक इज नॉट फीलिंग सिक्योर जी, देन एवरीथिंग विल गो हेवे जी। So that was, kind of, motivated me that I should write what all we went through. Very nice, sir. So this book, if somebody wants to purchase or somebody wants to get after this is launched, what is the best source? See, the book is published by White Falcon. It's a very important company, very famous company. And this book will be now available on Amazon, Flipkart, जो भी और दूसरे प्लेटफॉर्म है, उनका अपना प्लेटफॉर्म है वाइट फैल्कन वालों का। वो 17 से ऑनलाइन जो बिकना शुरू हो जाएगी, और बाकी कॉपियाँ तो जहाँ भी आपके कॉन्फ्रेंस के में भी मैं लोगों को दूंगा। उसका लॉन्च जो है वो जनरल VK सिंह जी, जो हमारे मंत्री हैं, आर्मी चीफ रहे हैं और अब मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट के, एविएशन के, और वो हमारी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कई कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई हैं जी। वो देखा हुआ उन्होंने हमारे प्रोग्रेस को, मुझसे मिलते भी रहते हैं, पूछते भी रहते हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन तो इसमें ज़्यादा एक्स सर्विसमैन फौजी हैं, तो उनके वेलफेयर तो जनरल साहब के मन में हमेशा रहता है जी। तो वो उसको लॉन्च करेंगे। साथ में रमेश तेली जी हैं जो लेबर के हैं, फिर हम सब लोग जो 25,000 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये सब MSME में आते हैं जी। तो वी हैव आवर ओन चैलेंजेस एज फॉर MSMEs थिंग्स आर कंसर्न। सो वी रिक्वेस्टेड भानु प्रताप सिंह जी वर्मा कि आप भी वहाँ पधारें। फिर उसके साथ कुछ और नॉलेज के भी सेशंस हैं जो उसमें होंगे। तो जिस किताब में तो सब चीज़ें लिखी हैं, और उस दिन इसको लॉन्च किया जाएगा ताकि लोग और जो प्रोफेशनल वो भी इससे कहीं ना कहीं इससे नया ज्ञान प्राप्त करें। Thank you so much, sir, for the information. Last 2 questions. One, of course, you have been associated with a lot of global bodies like CPSS. You have represented India in 21st and 22nd UN conferences, UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. So what is your vision to steer apex body like CAPSI? Where do you see CAPSI, 10 years down the line? See, what happened in India as far as the terrorism concern, this was an international phenomenon, and every country was facing those problems. Once again, the community safety became a very important factor in every country because they were suffering from the terrorism one way or another. So then the UNODC, they started an initiative with the government of Abu Dhabi
तो उन्होंने कहा कि हम इसको भी इसके ऊपर चर्चा करने के लिए एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में किया, तो दैट वाज फंडेड एंड स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी जी। तो उसमें एक जो वर्कशॉप हुआ, सम्मेलन हुआ, उसके अंदर तो उन्होंने हमें बुलाया यूनाइटेड नेशंस ने कि आप इसमें आइए। तो मैं वहाँ पे जब गया तो वहाँ हर देश के लोग थे, यूएनओ के लोग थे, उन्होंने कन्वीन किया था। तो वहाँ जब उन्होंने भारत का पूरा रोल देखा कि इसके अंदर, तो उस वक्त कोई 7-8 मिलियन लोग थे, इतनी बड़ी संख्या थी, अब हम 1 करोड़ हो गए हैं। तो आफ्टर माई एड्रेस दे सेड दैट वी नीड टू मूव फॉरवर्ड and we evolve methodologies, how we can create new parameters, security, training, how we can improve the life and functioning of a private security guard, क्योंकि community safety पूरे दुनिया में थी। तो इसलिए वहाँ पे जाके उन्होंने उस चीज़ को कहा। देन द UNODC प्रपोज दैट दिस शुड बी एजेंडा ऑफ द यूनाइटेड नेशन आल्सो। जब यूनाइटेड नेशन का एजेंडा बन गया तो उनकी जो क्राइम कमीशन की मीटिंग होती, दैट्स आल्सो लाइक ए यूएनओ, उसे सब उनके मिनिस्टर्स गवर्नमेंट के आते हैं। ये बेसिकली इसमें गवर्नमेंट के लोग ही जाते हैं जी। तो इधर से आपके होम मिनिस्ट्री के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट द यूनाइटेड नेशन पीपल, दोज हु पार्टिसिपेटेड, दोज हु अटेंडेड अबू धाबी मीटिंग, they insisted that I should also be part of the delegation. जी। अब उसमें डेलीगेशन में जाने के लिए बाकी मंत्रालय में तो सिविल लोग चले जाते हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री का जो डेलीगेशन रहता है उसमें सिर्फ होम मिनिस्ट्री के, पुलिस के ही लोग जाते हैं। बिल्कुल। तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई। भी एक हम ओके नहीं, नो प्रॉब्लम, हमारे ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, नो नो नो, वी वांट कुंवर विक्रम सिंह टू पार्ट ऑफ योर दिस थिंग। देन देयर वाज ए प्रॉब्लम भी, इनको कैसे भेजा जाएगा जी। मैं सरकारी कर्मचारी नहीं था, तो मेरा पैसा कौन देगा, तो उनकी प्रॉब्लम सैंक्शन कैसे लेगी, तो उनके अपने इश्यूज थे। बट यूनाइटेड नेशन सेड कि नो, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट हिज एयर फेयर एंड ऑल दैट, तो वी टेक केयर ऑफ दैट। सो आई वॉज पेड बाय द यूनाइटेड नेशन, उनके वहाँ हवाई जहाज में। इट वॉज अ ग्रेट थिंग। सो आई अटेंडेड 2 थिंग्स एंड जो आपके एडिशनल सेक्रेटरी होम हमारे साथ जाते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी जाते थे, वहाँ के एम्बेसडर होते थे, वहाँ का जो हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ का स्टाफ होता था। तो आई प्लेड गुड रोल देयर। तो वहाँ पे जो डिसीजन लिए गए उसमें तो बड़ा क्लेश होता है। मैं तो देख के हैरान था कि हर कंट्री वाज, यू नो, दैट दे वुड डिस्कस अ लॉट इवन ऑन ए सिंगल वर्ड। तो उनको पॉलिटिकली ठीक बैठता कि नहीं बैठता, उनके अपने जो इंटरनेशनल ब्लॉक्स उसमें क्या होता है। ग्रेट एक्सपीरियंस टू पार्टिसिपेट इन दोज डिस्कशंस, बट वी डिड इंडिया डिड ए वेरी गुड जॉब। तो वो जो 2 क्राइम कमीशन जो रोल ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इन कम्युनिटी सेफ्टी एंड आपके जो क्राइम प्रिवेंशन, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना। तो उसके एक सेशन में तो आई प्रपोज की दैट वी शुड रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एंड दे शुड बी कॉल्ड एज ए पैरा पुलिस। सो ये जो मेरा था वहाँ पे, तो सब लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। दिस इज न्यू थिंग कि जैसे पैरामिलिट्री है, पैरामेडिक्स हैं, इसी तरह अगर हम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को अच्छी ट्रेनिंग दे के पैरा पुलिस बना देंगे तो उनका इंटरनल सिक्योरिटी में बड़ा रोल हो जाएगा, क्रेडिबल लोग होंगे, पुलिस का डेवलपमेंट भी होगा, पुलिस के लिए ये फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया में इसका बड़ा असर पड़ेगा। तो इसको बड़े अच्छे ढंग से लिया गया। बहुत से देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी सरकार की भी इसके ऊपर काम कर रही है। वो भी अब सोच रही कि अब इसको स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। इसी वजह से द गवर्नमेंट हैज़ गिवन दिस टास्क टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने किया कि आप जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड बनाता है वो प्राइवेट सिक्योरिटी के भी स्टैंडर्ड बनाए, पहले नहीं थे। तो अब जब बनने थे तो फिर उन्होंने कहा कि जब स्टैंडर्ड बनाने लगे तो वाई नॉट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो उसमें फिर उन्होंने एक पैनल बनाया, उसको बनाने के लिए वो पैनल में मुझे कन्वीनर बनाया गया। तो हमने इसके ऊपर कोई 4-5 महीने काम किया, वेरियस स्टेक होल्डर्स को, कॉर्पोरेट्स को, गवर्नमेंट को, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को लेके इन सब लोग इकट्ठा करके मैंने एक पैनल बनाया। उसकी डिस्कशन होती थी BIS हाउस में जाके। फिर हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ISO 18788, तो वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो दुनिया भर में मान्य है, और अगर उसकी ट्रेनिंग किसी को दे दोगे आप तो उस व्यक्ति को you can get a gainful employment in all the countries outside. No, the big issue is that in most of the countries there's a dire necessity of private security guards. They don't have.
तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है उनके पास नहीं है। यूरोप बूढ़ा हो चुका है जी। वहाँ नॉर्मल एज तो 56 और 60 हो गई है, नौजवान उनके पास है नहीं, जहाँ नौजवान बहुत हैं। और फिर हमने कहा कि क्यों ना इन नौजवानों को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेके विदेश में भी भेजें, तो वहाँ से भी उनका होगा। देन आई गिव ए प्रपोजल टू द गवर्नमेंट, मैं क्या आपका जो अग्निवीर प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर सबसे बड़ा इशू है कि ये फौजी लोग जो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद बाहर आएंगे तो क्या करेंगे। देन आई सेड कि ओके वी विल ट्रेन दोज पीपल एज पर द BIS स्टैंडर्ड्स, या BS स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग उनको करेंगे उनके रेजिमेंटल सेंटर में। जब वो लास्ट मंथ होता जब फौजी रिटायर होता है तो पोस्ट रिटायरमेंट की फॉर्मेलिटीज़ के लिए उसको विल हैव टू कम टू द रेजिमेंटल सेंटर। तो वी सेड दैट वी ट्रेन योर दोज फौजीज फॉर 2 months इन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, इन प्राइवेट सिक्योरिटी। तो वो 4 साल जिन्होंने फौज की ट्रेनिंग की हुई है उनको अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग यहाँ दे देंगे तो उन सब लोगों को कंपनियों में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, गार्ड नहीं बनेंगे, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर बनेंगे। तो वो एक स्कीम मैंने सरकार को दी है जिनसे इनकी समस्या जो अग्निवीरों की है, एक तो ऑनरेबल सैलरी मिलेगी जी, एक आके ऑफिसर बन जाएंगे। अब तो जवान थे, यहाँ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियों में, टाटाज में, रिलायंस में, इन्फोसिस में, हॉस्पिटल में, होटल में, टॉल पीपल, वेल ट्रेन्ड, हेल्दी गाइज एंड वेल ट्रेन्ड। The second inning will start. Exactly. Yeah. In a good inning. Yes. Good money. Yes. Social security, financial security, Yes. and no uncertainty जी. of the future। जो लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर क्या करेंगे जी, तो ये स्कीम भी मैंने रक्षा मंत्री जी को भी दी हुई है, उसके ऊपर विचार है। तो हम देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए ये कैप्सी कार्यरत है, मैं इसमें लगा हुआ हूँ, बाकी मेरे साथी भी उसी ढंग से इसमें लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए हम कार्यरत हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सो लास्ट सर, मिस्टर सिंह, जो मेरा एक एडवाइस जो मैं चाहता हूँ एज अ वेटरन ऑफ दिस फील्ड, कि वो एक एडवाइस उन न्यू एंटरिंग कंपनीज, न्यू एंट्रेंट्स के लिए, जो नई कंपनीज आ रही हैं सिक्योरिटी और सर्विलेंस की फील्ड में, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, वो जानना चाहेंगे। See, now this field has become very specialized field. This is no longer only चौकीदार or security guard. Now we have different challenges in different sectors. Like aviation has got different challenge. Transport security is different challenge. आपकी institutional college जो उनके अपनी उनकी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटैलिटी के अपने चैलेंजेस हैं। तो ये डिफरेंट सेक्टर के जो चैलेंजेस हैं उनको ठीक करना, वहाँ लोगों की सुरक्षित करना, इट विल रिक्वायर ए डिफरेंट नॉलेज जी। तो उस नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है। यंग लोग जो इसमें आना चाहेंगे, ये इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है जी। अभी एक राजस्थान में हमने यूनिवर्सिटी शुरू करवाई थी, दैट इज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस साइंस एंड प्राइवेट सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, वो शुरू हुई, जहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएट कोर्सेज करने शुरू कर दिए प्राइवेट सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी सेक्टर में। जी। फिर भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनाई है, विच इज़ अ नेशनल यूनिवर्सिटी, ये अहमदाबाद में है जी। तो ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना के राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनाई है। उस राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में इसके सर्टिफिकेट कोर्सेज, ग्रेजुएट कोर्सेज, MBA कोर्सेज इन प्राइवेट सिक्योरिटी और सिक्योरिटी वेरियस, जैसे मैंने कहा कि एविएशन की, सबकी होगी। तो उनमें जब लोगों को मिलेगी तो जो नई कंपनियां हैं, एक तो उनको अब आपका जो स्टैंडर्ड जो है नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा जी। जो लोग अभी सिक्योरिटी की लीडरशिप में हैं, दे विल हैव टू मेक कोर्स करेक्शंस, how to deal with those and how to manage this company very well. जी। So you need professionalism, totally professionalism and a good management methodologies. तो वो मेथोडोलॉजी तभी होगी अगर आपके पास जो सेकंड रंग ऑफिसर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, आपके जो दूसरे एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे ऑल्सो इक्वली ट्रेंड इन दैट डोमेन जी। सो वो जो डोमेन में ट्रेनिंग होगी तो लोग उसको रखेंगे, तो आप लोगों को एक अच्छी सिक्योरिटी दुनिया भर में दे पाएंगे। तो नए एंट्रेंट जो है, दे विल हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग अमेंडमेंट इन द प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्राइम मिनिस्टर का ये मिशन है जी जी जी। तो प्राइम मिनिस्टर मिशन को ध्यान रखते हुए हम इसके अंदर काफ़ी सरकार चेंजेस आ रही है, रूल्स में चेंजेस आ रही हैं। लोगों का जो गार्ड का भत्ता बढ़ रहा है, उनके लिए अच्छे रहने की व्यवस्था हम करने ले जा रहे हैं, उनकी तनख्वाह, उनका सर्टिफिकेशन, उनका कैरियर प्रोग्रेशन। नहीं तो एक गार्ड लगता था, गार्ड ही रह जाता था। अब एवरी कंपनी जो न्यू रेट दूसरे भी हैं, दे हैव टू प्लान द कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ एवरी सिक्योरिटी गार्ड सो दैट इकोनॉमिक status of that person becomes little higher,
so they can look after their wives and children, send them to better schools. अब एक नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसने MBA कोर्स शुरू कर दिया है इसके अंदर. So it will offer a huge opportunity to young people to become security professionals. So once they become security, there's a big need of such young security professionals in the private security domain. Thank you so much, Kunwar Vikram Singh, and this was lovely, very informative speaking to you. And for more information, we'll be covering the summit, which is on 17th of December at NDMC Convention Center, which will be on security leadership, and we'll have more discussion about this, more detailed information about the subject surveillance and security. Thank you so much, Mr. Singh. Pleasure talking to you. Vaibhav Maitre signing off. Who's Global. Thank you.